बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 33 यूनिट नंबर 5 का ही, जो कि है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पिछले लेक्चर में हमने गैस लॉज के बारे में बात की थी और गैस लॉज में स्पेसिफिकली जो हमने एक लॉ पढ़ा था वो था बॉयल्स लॉ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में इस चैप्टर में दो ही लॉज, गैस लॉज वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास जो दो लॉज मेंशन है वो बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पे हम क्या अगला जो अब हम लॉ देखेंगे वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अच्छा जी, चार्ल्स लॉ जो है वो किसने पेश किया था? वो जैकस चार्ल्स ने पेश किया था 1787 में। रॉबर्ट बॉयल ने कब अपना लॉ पेश किया था? 1662 में पेश किया था। उसके इतने ज़्यादा अरसे के बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना लॉ पेश किया। यानी इतने अरसे तक क्या ये शो हो रहा है कि इतने अरसे तक गैसेस की स्टडी होती रही थी, गैसेस के बिहेवियर की, कि अलग अलग फैक्टर्स चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होगा गैसेस का। तो चार्ल्स लॉ ने ये कहा, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ल्स ने जब अपना लॉ पेश किया तो उस लॉ में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वॉल्यूम जो है किसी भी गिवन मास का, कौन सा मास? मास किसका? गैस का। ठीक है, किसकी लॉ हम पढ़ रहे हैं? गैस के लॉज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँगी मास की, तो इसका मतलब मैं गैस के मास की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी गैस का मास हमने लिया है, उस मास का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं? गैस और मास को फिलहाल साइड पे रखो, ये हमें पता है कि हम गैस की बात कर रहे हैं और हम अगर ये सारा कुछ स्टडी करेंगे तो इसका मतलब हमने कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के लिए हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका रिलेशन हमने स्टडी करना है। तो गैस और मास तो क्लियर हो गए। बाकी जो तीन फिनोमिना है कौन कौन से है? प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है। प्रेशर के बारे में वो ये कह रहा है कि भाई मैं प्रेशर को नहीं छेड़ूंगा, मतलब प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, यानी चार्ल्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान, ना तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना ही प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर एक फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट में होगा। ठीक, फिर वो देखेंगे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों साथ ही ऊपर जाएंगे, साथ ही नीचे आएंगे। एक के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में भी वही चेंज आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। स्टेटमेंट क्या थी? लॉ क्या है उसका? कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये लॉ चार्ल्स ने दिया और उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर हम इसी को मैथमेटिकली देखें तो आप देखो हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख रहे हैं T के, जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। क्लियर हो गई? ये वो जो स्टेटमेंट थी उसी को हमने मैथमेटिकली लिख लिया है। ठीक है, तो ये वही स्टेटमेंट है उनकी। वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। कब? जब प्रेशर को नहीं छेड़ा जाएगा, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन का साइन होता है, इसको जब हम रिमूव करते हैं और इसको हम इक्वल में तब्दील करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई ना कोई कांस्टेंट पुट होता है। जब आप डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के साइन को इक्वल में चेंज करते हो तो उस साइन की कन्वर्जन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे कांस्टेंट पुट किया जाए। तो हमने क्या किया? V, ये साइन चेंज हो गया बराबर में, ठीक है, इक्वल, और उसके साथ क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ज़रा T पहले से था हमारे पास,
क्लियर हो गई बात। हमने इक्वल में चेंज किया तो इसलिए हमारे पास कांस्टेंट आ गया, बाकी की वैल्यू तो एज इट इज सेम है, ठीक है, तो ज़रब टी के है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस कांस्टेंट को इसी जगह पे रखें और हमने इस टी को मूव करना है वहाँ पे, ठीक है, मतलब आप देखते हो कि जब इक्वल के एक साइड पे एक साइन होता है तो वो इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कहाँ पे है, ये रूल, ये मैथ में हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो हम मैथ का रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट को अपनी जगह पे छोड़ना है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई किस्सा ही नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट को हमने अपनी जगह छोड़ना है और ये जो टी था उसको हमने लेके जाना है, यानी ये टी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी है। तो अब जब मैं इस टी को मूव करूँगी यहाँ पे लेके जाने के लिए, तो आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई जब हम इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे कौन से साइन में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगी, v डिवाइडेड बाई टी बराबर है कांस्टेंट के। बात क्लियर हो गई। हमने डायरेक्ट रिलेशन का साइन रिमूव किया, इक्वल में चेंज किया, इसलिए कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्योंकि कांस्टेंट का कुछ कर नहीं सकते तो कांस्टेंट को हमने उधर ही रख दिया, टेम्परेचर को हमने मूव कर दिया, वी के पास लेके गए। तो वी के पास लेके जाने के लिए ये हुआ कि टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और मैथ के रूल के अकॉर्डिंग अगर इक्वल के इस तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाने पे वो डिवाइड होगी। तो टी जो था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हमने अगले साइड पे लेके आए तो वहाँ पे वी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि v डिवाइडेड बाई टी बराबर है कांस्टेंट के, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अगर हम ये जनरली कह रहे हैं कि v डिवाइडेड बाई टी बराबर है कांस्टेंट के, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि v1 डिवाइडेड बाई t1 बराबर है कांस्टेंट के, है ना। अगर जनरली हम पूरे के पूरे v डिवाइडेड बाई टी को कांस्टेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसको v1 और t1 का नाम दे दूँ तो भी कांस्टेंट ही है, और अगर मैं इसको v2 और t2 का नाम दे दूँ तो भी हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि v1 बटा t1 बराबर होता है v2 बटा t2 के। ये हमारे पास क्या आ गए, ये चार्ल्स की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, और दूसरी क्या है, ये है। तो ये दोनों चीज़ें हमने किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमने देखनी होती है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू हमने लिखी, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, v जो है वो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, t हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, v हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है और t जो है वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। बात क्लियर हो गई। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि अगर जनरली पी वी बराबर है कांस्टेंट के, तो इसका मतलब P1 V1 भी कांस्टेंट होगा, P2 V2 भी कांस्टेंट होगा, और अगर वो दोनों कांस्टेंट है तो एक दूसरे के इक्वल भी है। तो इसी तरह सेम हमने यहाँ पे कहा कि अगर v बटा t कांस्टेंट है तो इसका मतलब v1 बटा t1 भी कांस्टेंट है, v2 बटा t2 भी कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि v1 बटा t1 की वैल्यू बराबर होती है v2 बटा t2 के। क्लियर हो गई बात। इसी चीज़ को अब हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, ठीक है। लॉज में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन होती है। तो चार्ल्स ने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया, ठीक है, उस सिलेंडर के साथ एक पिस्टन को फिक्स किया। वो जो पिस्टन था वो फ्रिक्शन लेस था, ठीक है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था, यानी उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, रोकने वाली नहीं थी, बल्कि वो
स्लिपरी पिस्टन था जो कि फ्रिक्शन नहीं रखता था। अच्छा जी, तो उन्होंने सेटअप में क्या क्या चीज़ें यूज़ की, सिलेंडर यूज़ किया, पिस्टन यूज़ किया, ठीक है, यही 2 चीज़ें थी। तो अब उस सेटअप के साथ ये जो हम अगले स्लाइड पे हम देखेंगे कि वो दिखते कैसे हैं, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक हमारे पास है कंटेनर, एक सिलेंडर जिसमें हमने गैस फिल करनी है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, ये तो ठीक है, हो गया उसका सेटअप, हो गया एक्सपेरिमेंटल, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं वॉल्यूम में चेंज करूँगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, यानी प्रोपोर्शन जो है वो इनके दरमियान सेम होगा। वो अगेन अपनी वही बात रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब किस बुनियाद पे कर रहा है, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर देता हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो भी मेरे पास डबल हो जाता है। फर्ज करो वॉल्यूम मेरे पास है 50, टेम्परेचर है मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 100 कर देता हूँ, यानी डबल कर देता हूँ, तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो भी डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक चीज़ के डबल होने से दूसरी चीज़ भी डबल हो रही है तो इसका मतलब उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखूँ तो V/T बराबर होगा कांस्टेंट के, ठीक है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, कब, जब उसने ये सेटअप यूज़ किया था और एक्सपेरिमेंट किया था। यानी यहाँ पे उन्होंने गैस फिल की, ठीक है। यहाँ पे अब हो क्या रहा है आप देखो, गैस फिल हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, गैस जब फिल हो गई तो पहले ये जो पिस्टन था वो यहाँ था, ठीक है, यानी वॉल्यूम जो था वो कम था। अब जैसे इसने यहाँ पे इस हॉट प्लेट के ज़रिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो क्योंकि ये पिस्टन जो है ये फ्रिक्शनलेस है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आया, वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया तो ये जो पिस्टन था ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करता गया। क्लियर हो गई बात। आप वैसे भी गैस को रिलेट कर लो ज़रा लिक्विड से। आप जब पानी उबालते हो चाय बनाने के लिए तो आपने बेशक आधे तक फिल किया होता है बर्तन को, लेकिन जब आप उसको टेम्परेचर देते हो और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो आपका जो पानी उबलता हुआ बाहर की तरफ उछलना शुरू करता है, देखा होगा आपने। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन थी। वो पिस्टन सिर्फ इसलिए प्लेस की थी कि अगर चेंज आएगा तो वो पिस्टन या तो ऊपर या नीचे मूव करेगी, इसीलिए उसको रखा भी कैसे गया था, फ्रिक्शनलेस रखा गया था। अच्छा जी, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया और पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर दी गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा तो वॉल्यूम जो है वो भी मेरे पास इंक्रीज होगा। तो यानी वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसीलिए जब उन्होंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक दफा दोबारा देख लीजिए, कम था वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ में जो मूवेबल पिस्टन है वो भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या क्लियर हो गया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है जी। इसी को हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक मास है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने उस पर प्लेस किया गया है सिलेंडर पे, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास है 400 ml और टेम्परेचर हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये 100 केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास है 100 केल्विन। तो नया जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग वॉल्यूम होगी, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमें क्या दिया है, 400 ml दिया है, टेम्परेचर हमारा कितना है, 100 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को 100 से बढ़ा के 200 कर दिया। जब हमने टेम्परेचर को 100 से बढ़ा के 200 कर दिया तो क्या हुआ कि जो वॉल्यूम था, जो 400 था, वो 400 से बढ़कर 800 हो गया, ठीक है। यानी टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, डबल हुआ। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 100 केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 400 ml। फिर हमने जब इंक्रीज किया 200 केल्विन आया और जो वॉल्यूम है वो भी डबल होके 800 ml आ गया। फिर हमने 200 से इंक्रीज करके 300 कर दिया, 300 इंक्रीज किया तो इसमें 400 और ऐड हो गए, डबल होते जा रहे हैं, ठीक है।
1200 हो गए। अच्छा जी, फिर हमने इसको रिड्यूस करके 150 कर दिया, तो ये भी रिड्यूस होके हाफ पे आ गया 600, यानी 300 का हाफ 150 और 1200 का हाफ 600। यहाँ तक बात क्लियर हुई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशन दोनों के दरमियान प्रूव हो रहा है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे v डिवाइडेड बाई t, है ना, हमने क्या कहा था कि v बटा t जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। यानी जब भी हम v को t से डिवाइड करेंगे, चाहे जो भी वैल्यू हम इस पर लगा दें, उसका जो आंसर होगा वो हमेशा सेम आएगा। तो हम इसी टेबल की केस में ही देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम 800 है ना। t कितना है? 400 है। t कितना है हमारे पास? 200 है ना। ठीक है, 200 केल्विन है, 800 ml है। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की आ जाएगी। अगेन हम 1200 वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, v बटा t है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारे पास वो 1200 है, t जो है हमारे पास कितना है? 3 है। तो ये दोनों जीरोज आपस में कट के 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अगेन हमारे पास आंसर क्या है? 4। चलो रिड्यूस वाले पे ही देख लेते हैं, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। अगेन क्या चेक करें हम? v बटा t बराबर है कांस्टेंट के। v कितना है? 600, t कितना है? 150। 150 को जब आप डिवाइड करोगे 600 को 150 से, तो अगेन हमारे पास 4 आंसर आएगा। बहुत ही आराम से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे डिवीजन में, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वैल्यू जो भी हो। तो हमारे पास हमने 3 रीडिंग्स ली, तीनों की तीनों रीडिंग्स में हमारे पास आंसर आया 4। तो इसका मतलब v बटा t बराबर होता है कांस्टेंट के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बॉयल्स ने भी स्टेटमेंट दी, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तो फिर उस एक्सपेरिमेंटल जो डेटा था उसको ग्राफिकली भी वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया? स्टेटमेंट मिली, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली वो पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, रीडिंग्स के थ्रू हमने अगेन उसको काउंटर चेक कर लिया, सही बात कर रहा था वो कौन? चार्ल्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। ठीक है, हाँ, ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या रखा हुआ है? वॉल्यूम रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लाइन देखें स्ट्रेट जरा, कम टेम्परेचर पे कम वॉल्यूम था। आगे टेम्परेचर 100 आया तो वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 450 आया, 200 आया तो 50 ml आ गया। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन किसी ग्राफ पे बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, यानी वो क्या शो कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशन कर शो कर रहा है। यानी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है अगर वो बढ़ रही है तो वाई एक्सिस पे भी वैल्यू बढ़ रही है। ये कौन शो करेगा? ये हमें वो स्ट्रेट लाइन शो करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज भी है। अब हम जरा वापस पीछे जाते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और वो जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन पीछे जा रही है। यहाँ तक आप देखो 200 -273 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, -273 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रही है, यानी पीछे की तरफ जा रही है, 0 से भी कम वैल्यू पे जा रही है। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है इस पॉइंट पे 0 होगा। जब टेम्परेचर इतना माइनस में जा रहा है तो वॉल्यूम तो अब डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगेन टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम भी 0 है। टेम्परेचर माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम तो चलो माइनस में नहीं जा सकता, लेकिन वॉल्यूम फिर 0 ही रहेगा, है ना। तो अब 0 वॉल्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि वॉल्यूम 0 है, तो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई किया होता है। आप मैटर की डेफिनेशन भी देखते हो तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली अगर मैटर है तो आपको पता है गैस जो है वो मैटर की स्टेट है, तो अगर मैटर है तो वॉल्यूम तो होगा ही होगा, है ना।
तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वॉल्यूम को हम ज़ीरो ले लें, तो इसका मतलब ये जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं ना, मसला फिर स्केल में है। ठीक है, मसला जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं है, टेम्परेचर में नहीं है, बल्कि स्केल, टेम्परेचर के लिए जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उस स्केल में मसला है। क्लियर हो गई बात? तो जब इस स्केल पे हमारे पास रिजल्ट अचीवेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके बजाय हम ऐसा स्केल लेंगे जिसमें ज़ीरो ना आता हो और नेगेटिव वैल्यू ना आती हो। ठीक है, हमारे पास सेल्सियस में ज़ीरो भी आता है और माइनस वैल्यू भी आती है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है कि और तो कोई मसला नहीं है, बात तो अभी तक उसकी सारी सही चल रही है, तो इसका मतलब ग्राफ का मसला नहीं है, वैल्यूज़ का मसला नहीं है, बल्कि जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसका मसला है। तो हमने सेल्सियस के बजाय ऐसा स्केल लेना है जिसमें ना तो नेगेटिव वैल्यू आती हो ना ज़ीरो आता हो। तो वो स्केल हमने फिर कौन सा यूज़ किया? केल्विन का स्केल यूज़ किया। केल्विन के स्केल में ना तो ज़ीरो आता है और ना ही हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये फिर हमने किस में लेना है? हमने केल्विन में लेना है। ठीक है जी। जो केल्विन स्केल है वो डिनोट होता है के से, ठीक है, कैपिटल के से, और उस पर कोई डिग्री का साइन नहीं होता। जैसे सेल्सियस में हम ये डिग्री का साइन यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन केल्विन में कोई भी डिग्री का साइन नहीं होता। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि केल्विन में नेगेटिव वैल्यू का तो नामो निशान ही नहीं है, बल्कि उसमें ज़ीरो भी नहीं होता। मतलब अगर मैं ज़ीरो केल्विन भी लूँ तो इसका मतलब मैं -273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ, यानी वो जो ज़ीरो केल्विन है वो भी इस टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो इसलिए ये जो केल्विन का स्केल है ये हमने स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू में नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जब भी आप चाहो कि आपने सेंटीग्रेड की वैल्यू, यानी ये जो सेल्सियस की वैल्यू है, इसको चेंज करना है केल्विन में, तो आप सिंपली क्या करोगे? 273 की एक फिक्स वैल्यू है वो उसमें ऐड करोगे। जैसे अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, अब इसको मैंने चेंज करना है केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करने पे क्या होगा? 0 जमा 273 बराबर है 273 के, तो क्या हो जाएगा? यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं सेल्सियस का केल्विन में। एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो है होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम सेल्सियस में ले रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इसी वैल्यू को आप चेंज करो। अभी हमने पीछे कन्वर्जन की बात की ना, तो अब एक एग्जांपल भी आ गई कि आप उसी टेम्परेचर को चेंज करो केल्विन स्केल में। तो मैंने आपको बोला कि जब आपने सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो इसका मतलब आपकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में सिंपली आपने 273 प्लस करना है। तो कितना डिग्री सेल्सियस है हमारे पास? 37 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको क्या करना है? केल्विन में चेंज करना है। तो क्या प्लस करेंगे? 273 प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 310 केल्विन। यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर उसी को केल्विन में देखोगे तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन के बराबर होगा। यानी दोनों क्या है? सेम है, सिर्फ हमने कन्वर्जन कर दी है एक स्केल की दूसरी स्केल में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। ठीक है, न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है हमने ये देखना है। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वॉल्यूम हमारे पास एक गैस का 50 डिग्री सेल्सियस है। कब? स्टैंडर्ड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM। ठीक है, सही। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 पे आ जाए तो, और प्रेशर सेम ही रहे, मतलब प्रेशर जो है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया, ठीक है, प्रेशर सेम ही रहे, तो नया वॉल्यूम क्या होगा? अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में आपको एक बात तो क्लियर हो गई
कि प्रेशर उधर भी 1 atm था, यहाँ पे भी वो कह रहे कि सेम रहे, इसका मतलब उन्होंने प्रेशर को नहीं छेड़ना। अब जिस इक्वेशन में या जिस न्यूमेरिकल में आपको पता चले कि भाई प्रेशर को नहीं छेड़ना, सिर्फ बात दो चीज़ों की हो रही है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, तो इसका क्या मतलब है कि आपने वहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ जो था वो हमारे पास था कि V1 बटा T1, ठीक है, इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो ज़्यादा क्लियर होगा, V1 बटा T1 बराबर है V2 बटा T2 के, है ना। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है हमारे पास। V1 500 ml गिवन है, T1 क्या बोल रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रहे। T2 क्या है, रिड्यूस होके 0 पे आ रहा है, सही। फाइंड क्या करना है हमने, V2 फाइंड करना है, ठीक है, V2 हमें पता ही नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में से जब आप V2 फाइंड आउट करोगे तो कैसे लिखोगे, V2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, V1 बटा T1 मल्टीप्लाई बाय कितना T2, ठीक है, V1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम ये जो वैल्यूज है अब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे, सही। अच्छा जी, यहाँ पे पहले देखो कि जो टेम्परेचर है ये हमें सेल्सियस में गिवन था, है ना, लेकिन हम ज़ीरो में नहीं कैलकुलेशन कर सकते, हमें ज़ीरो में नहीं चाहिए सेल्सियस, ठीक है, स्केल हम ज़ीरो में नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, तो क्योंकि हम सेंटीग्रेड में नहीं ले रहे स्केल टेम्परेचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो मेंशन है और ज़ीरो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमने क्या करना है, इसकी कन्वर्जन कर देनी है। कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब आप सेल्सियस से जाते हो केल्विन की तरफ तो आप सिंपली एक वैल्यू ऐड करते हो, यानी 50 को अगर आपने 50 सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 50 में 273 की वैल्यू आप ऐड करोगे, आपके पास आ जाएगा 323 केल्विन की वैल्यू। इसी तरह ज़ीरो में आप 273 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 273 की केल्विन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो T1 है वो 323 के इक्वल है और T2 जो है वो 273 के इक्वल है, क्लियर हो गई बात। अब जब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो हमने क्या किया कि जो V1 है, ठीक है, V1 500 ml, T2 कितना है हमारे पास 273 के डिवाइडेड बाय T1 यानी 323 के, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके डिवाइड भी कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 422.60 ml, यानी ये जो ml है ये अब क्या है, ये V2 है, क्लियर हो गई बात। T1 था हमारे पास, T2 था हमारे पास, V1 हमारे पास था, हमने V2 को कैलकुलेट करना था तो इसलिए हमने उसको अलग कर दिया था और इस इक्वेशन के थ्रू जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आया 422.60 ml। तो इसका मतलब अगर 500 ml के गैस को 50 डिग्री सेल्सियस से, जो कि हाई टेम्परेचर है, कूल किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 422 रह जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ नोट कर रहे हो, इस न्यूमेरिकल के थ्रू अगेन हमारा जो लॉ है वो वेरीफाई हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500 ml था, टेम्परेचर कितना था 50 था, अब हमारे पास V2 कितना आ गया है 422 आ गया है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 0 है। तो क्या मतलब हुआ कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज होगा, क्लियर हो गई बात। ये हो गई हमारे पास पूरी वेरिफिकेशन चार्ल्स लॉ की। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर प्रेशर को ना छेड़ा जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। उसको हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में भी देख लिया, हमने उसका ग्राफ बना के भी देख लिया, और अगर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी पुट किया तो भी हमारे पास वो लॉ, वो स्टेटमेंट जो थी वो प्रूव हो रही थी कि वो करेक्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।